सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। एंड ये है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 में हमने बात की थी ऐड मेन्यू के बारे में और हम कैसे ब्लेंडर की थीम को चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और उसे एक बार देखिए, ठीक है। और मैं सारे चैप्टरों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आप कहीं से भी सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। एंड गाइज प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल एक्सिस वर्सेस ग्लोबल एक्सिस, क्योंकि अभी आप सब लोग बिगिनर हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए अभी, क्योंकि अभी अगर हमने ये चीज़ सीख ली तो बाद में हमें इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा ताकि आपको आइडिया रहेगी कभी मैं कुछ भी मॉडलिंग कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ तो आपको लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम थोड़ा बहुत बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिजिन के बारे में, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा बहुत 3D कर्सर के बारे में। आई नो मैंने पहले चैप्टर में भी 3D कर्सर को कवर किया था, पर आज जो हम बात करने वाले हैं थोड़े बहुत 3D कर्सर के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आई थिंक मुझे लगा कि थोड़ा और बताना चाहिए आप, क्योंकि हमारा लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्यूब ऐड करता हूँ, ओके। तो शिफ्ट ए किया मैंने, यहाँ पे एक क्यूब ऐड किया। सो एंड यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके एक्सिस ऑन कर देता हूँ। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको वायर फ्रेम में दिखाऊंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक ओरिजिन होता है, अपना एक एक्सिस होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके भी अपनी एक एक्सिस है, ओके। सो हमारा अभी जो ये एक्सिस है बॉक्स का वो है वर्ल्ड ओरिजिन के हिसाब से, ओके। तो अगर मैं अभी इसको z के साथ x करूँगा तो ये x के साथ x के हिसाब मुताबिक चलेगी। अगर मैं z के साथ इसे y करूँगा तो ये y के अकॉर्डिंग चलेगी, ओके। और एक चीज़ आप और नोटिस करिए, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये देखिए, तो इसका ओरिजिन चेंज हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका ओरिजिन भी चेंज हो रहा है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको चेंज किया, रोटेट किया लाइक दैट, ओके, तो अब आप यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एक्सिस चेंज हो गया, ओके। तो पर अगर मैं इसे अभी मूव करूँगा तो अभी भी ये ग्लोबल एक्सिस के हिसाब से चल रहा है। आप देखिए ये अभी भी ग्लोबल एक्सिस के हिसाब से चल रहा है। अब हमको अगर इसे लोकल एक्सिस में ले जाना है, क्योंकि अभी मैं अगर करूँगा z एंड x तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अभी लोकल एक्सिस के हिसाब से चल रहा है। पर अगर हम देखें तो हमारा जो x एक्सिस है वो ये है, ओके। तो हम इसे कैसे लोकल एक्सिस के हिसाब से चल सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, Z करूँगा और डबल प्रेस करूँगा x पे। अब हम इसे लोकल एक्सिस पे भी मूव कर सकते हैं, ओके। अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी चीज़ है, पर जब हम मॉडलिंग करते हैं, जब हमें फेसेस अकॉर्डिंग टू दी एक्सिस करने पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अभी मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके अगर मैं इसको थोड़ा एडवांस बताऊँ तो आपको बेसिक की नॉलेज हो, ठीक है। और ये सिर्फ रोटेशन में नहीं, ये हर चीज़ में काम आता है। अगर मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे लोकेशन पे सेट किया, मैंने इसे हल्का सा रोटेट किया ऐसे, ओके, और मैंने इसे लोकेशन पे ऐसे सेट किया, तो अभी जो हमारा लोकेशन है, ये जो एक्स एक्सिस है ये भी ग्लोबल के हिसाब से चल रहा है। अगर मुझे यही लोकेशन एक्स एक्सिस पे लोकल के हिसाब से चाहिए तो मैं z करके डबल एक्स करूँगा, अब ये एक्स एक्सिस के हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यही डिफरेंस होता है लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस में, ठीक है। तो लोकल एक्सिस का बेसिकली अपना एक अलग एक्सिस होता है, पर ग्लोबल एक्सिस फिक्स रहता है, ठीक है। ग्लोबल एक्सिस नहीं हट सकता कभी भी, वो अकॉर्डिंगली टू ब्लेंडर रहेगा, वो हमेशा ही ऐसा रहेगा। पर जो लोकल एक्सिस है वो हमारे अकॉर्डिंग सेट हो सकता है। मतलब अभी ये एक्स ऐसे है तो अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो इसका अब एक्स ऐसे हो गया, तो ये हमने चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू हमारे हिसाब से, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। तो लोकल एक्सिस हम चेंज कर सकते हैं पर ग्लोबल एक्सिस हम नहीं कर सकते। पर क्या होता है कि जब भी हम मूव करते हैं कोई भी चीज़ तो वो ग्लोबल एक्सिस के हिसाब से होती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर टाइम हमें वो चीज़ ग्लोबल एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए होती, कभी कभी हमें लोकल एक्सिस के हिसाब से चाहिए होती है। तो हम लोकल एक्सिस पे कैसे कर सकते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, ओके। नहीं तो हमारे पास जब हम यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेटर लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन भी आता है कि आपको ग्लोबल एक्सिस पे मूव करना है या फिर लोकल एक्सिस पे करना है। तो आप देखिए जब ये ग्लोबल एक्सिस पे होता है तो इसका जो गिज्मो होता है वो कुछ ऐसे होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब मैं इसको लोकल एक्सिस पे ले जाता हूँ तो इसका गिज्मो अकॉर्डिंग टू दी लोकल एक्सिस हो जाता है। अब मैं इसको करूँगा तो ये लोकल एक्सिस के हिसाब से चलेगा, आप देखिए
अब इसकी आप लाइन देख सकते हैं, ये देखो ये लोकल एक्सेस के हिसाब से चल रहा है। इसी को अगर मैं इसे ग्लोबल कर दूंगा तो ये सिर्फ ग्लोबल के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि लोकल के अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पर जो ऑप्शंस है मैंने आपको बोला था मैं इसका आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका मैं अपना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये बताऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है। ओके, तो अभी मुझे लगा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना चाहिए, तो मैंने इसलिए आपको ये बताया। तो ठीक है गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे कि लोकल एक्सेस क्या होता है और ग्लोबल एक्सेस क्या होता है। ओके, सो अब मैं इस क्यूब को डिलीट करके अब मैं बात करता हूँ 3D कर्सर के बारे में, ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने 3D कर्सर के बारे में आपको सिर्फ इतना बताया था कि हम जहाँ भी हमारा 3D कर्सर होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन हो जाता है। जैसे कि मान लो अभी ये वर्ल्ड ओरिजिन पर हमारा 3D कर्सर है, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लूँगा यहाँ पे वो यहीं पे ओरिजिन होगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने अपना 3D कर्सर चेंज किया यहाँ पे, तो अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लूँगा वो यहीं पे आएगा। और ये मैंने कैसे किया, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, ठीक है, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्लिक रखें और जहाँ आपको सही लगे आप वहाँ पे छोड़ दें। ओके, सो एक तो उसका ये काम होता है कि जहाँ भी हमारा 3D कर्सर रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट वहीं पे ही ओरिजिन हो जाएगा। ओके, एंड दूसरा इसका क्या फ़ायदा है, जैसे मान लीजिए अभी मेरे को ये रीसेट करना है सबसे पहले, ठीक है। अभी हमारे ये 3D कर्सर हट गया है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं और हमारा 3D कर्सर वर्ड ओरिजिन से कहीं अलग चले जाता है, दूर चले जाता है, तो उसे हम कैसे वर्ड ओरिजिन पर ला सकते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे शिफ्ट एस। तो जब हम शिफ्ट एस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं सारे ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैथ्स से रिलेटेड भी हैं, कुछ एजेस से रिलेटेड भी हैं। तो अभी मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि जैसे हमको इसे वर्ड ओरिजिन पर करना, तो मैं करूँगा कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वर्ड ओरिजिन पर ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। ओके, और दूसरा तरीका क्या है हमारा इसको यूज़ करने का, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, क्यूब लिया, और मैंने उसकी यहाँ से चेंज कर दिया और उसको कर दिया 3D कर्सर। ओके, तो अब मैं 3D कर्सर यहाँ रखूँगा, तो अगर मैं इस क्यूब को रोटेट करूँगा, आप देखिए अब ये 3D कर्सर के हिसाब से रोटेट होगा, ये देखिए। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि हमें हर टाइम इसके ओरिजिनल जो पाइवट पॉइंट है उसको ना चेंज करके हम सिर्फ इसको चेंज करते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल होता है। मैंने यहाँ रखा और उसके बाद मैंने इसे रोटेट किया, मैंने इसे स्केल किया, देखिए अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से स्केल भी हो रहा है। इवन मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इसके हिसाब से मूव होगा। ओके, तो ये है 3D कर्सर के बारे में थोड़ा सा, और क्योंकि मुझे लगा कि मुझे और बताना चाहिए तो इसलिए मैंने बताया। ओके, तो अभी मैंने इसे भी डिलीट किया और मैं 3D कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पर रख देता हूँ। ओके, सो अब हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का उसके बारे में बात करते हैं, वो है ओरिजिन पाइवट पॉइंट। ओके, तो अभी मैं आपको ये वाले पाइवट पॉइंट तो नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या चीज़ है, पर मैं आपको ये वाले पाइवट पॉइंट बताऊंगा। ओके, ये पाइवट पॉइंट हम तब करेंगे जब हम स्नैपिंग वाला पार्ट करेंगे। ओके, तो अभी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ, ठीक है। और हम अभी इस वाले सेट ओरिजिन के बारे में बात करेंगे कि ये ओरिजिन क्या काम करता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी ब्लेंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका अपना एक ओरिजिन पॉइंट होता है, जैसे कि इसका भी है, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, और यही ओरिजिन पॉइंट डिफाइन करता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से स्केल होगा, कहाँ से स्केल नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इसको स्केल डाउन करूँगा तो ये ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिजिन पॉइंट के हिसाब से नहीं, ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट के हिसाब से करना हो, या फिर मान लो हमने कोई एडिट किया और उसमें जो हमारा वैसे कि एडिट किया, जैसे इन द सेंस मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे मैंने इसे ये एडिट किया, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया ये, तो अब क्या है कि ये इसका सेंटर पॉइंट नहीं रह गया। अब ये अगर मैं इसको जूम इन जूम आउट करूँगा, ये इसके सेंटर पॉइंट से जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है। अब जो हो रहा है ये स्केल, ये इसके लेफ्ट हैंड ओरिजिन के हिसाब से हो रहा है, जो कि सही नहीं है। तो हम इसको कैसे रीसेट कर सकते हैं, कैसे हम अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, वो मैं इसके बारे में वहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में उस पर अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आता है सेट ओरिजिन। ओके, तो अभी हमारा पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री टू ओरिजिन। अब ये क्या है, तो जैसे ही मैं ज्योमेट्री टू ओरिजिन करूँगा तो यहाँ आप देख सकती हैं जो हमारी ज्योमेट्री है, मतलब जो हमारा शेप थी, जो हमारा क्यूब था, वो ओरिजिन पे आ गया, मतलब वर्ड ओरिजिन पे ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं इसको स्केल करूँगा तो ये इसके सेंटर पॉइंट से ओरिजिन से ही होगी, ठीक है। फिर एक ऑप्शन आता है
ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अभी आपने देखा कि जो हमारी ज्योमेट्री थी वो यहाँ कहीं थी, यहाँ कहीं थी, हमने किया ओरिजिन टू ज्योमेट्री तो वो ज्योमेट्री ओरिजिन पर आ गई, ठीक है। पर अब हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कई मॉडल कहीं पे सेट है, और अगर हम उसे ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे तो वो अपनी प्लेसमेंट छोड़ के वो तो ओरिजिन पे आ जाएगा, जो हर बार सही नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है, वो होता है ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ठीक है। पहले था ज्योमेट्री टू ओरिजिन, अब है ओरिजिन टू ज्योमेट्री। तो जैसे ही मैं ओरिजिन टू, एक सेकंड मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ यहाँ कहीं पे। तो जैसे ही मैं ओरिजिन टू ज्योमेट्री करूँगा तो हमारा जो ओरिजिन है वो अब ज्योमेट्री के सेंटर में आ गया, ना कि ज्योमेट्री हमारी ओरिजिन पे गई, जो कि काफ़ी सही है। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हिला, हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है, जो पाइवट पॉइंट है, वो उसके सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब ये क्या है भाई? तो सिंपल सी बात है, अभी हमारा 3D कर्सर यहाँ है, अभी मैं इसको यहाँ से चेंज करके यहाँ कहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही अब हम इस सिलेक्शन को करेंगे ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो इसका जो ओरिजिन है, मतलब इसका जो पाइवट पॉइंट है, जहाँ से भी ये ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ से भी हम इसको स्केल करते थे, रोटेट करते थे, अब जो उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो 3D कर्सर जहाँ पर होगा वहाँ पे चले गया। अब मैं इसको स्केल करूँगा, ये अकॉर्डिंग टू दी 3D कर्सर होगा। यहाँ देखिए सेम अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये उस ओरिजिन के हिसाब से होगा, ओके। एंड उसके बाद हमारा आता है ओरिजिन टू दी सेंटर ऑफ मास। सो ये कुछ स्पेशल स्पेशल इन द सेंस में अगर आपको डिफाइन करूँ कि जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि जब हम जो हमारा जो सौरमंडल है उसमें जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों ओर जो ग्रह घूम रहे होते हैं सारे, तो वो पृथ्वी पे उसका ओरिजिन होता है, बाकी सारे ग्रह घूम रहे होते हैं, तो उस पृथ्वी के अकॉर्डिंगली वो मतलब घूम रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, ओके, तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। वो कैसे? तो सबसे पहले तो मैं इसको ओरिजिन को वर्ड ओरिजिन पे कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक स्पेयर लिया, यूवी स्पेयर, ओके। एंड अभी जो मैं कर रहा हूँ, ओके, देन उसके बाद मैं एडिट मोड में गया और मैंने यहाँ पे ये प्रोपोर्शन एडिटिंग इनेबल किया। इसकी शॉर्टकट की होती है ओ। तो प्रोपोर्शन एडिटिंग क्या होती है? प्रोपोर्शन और एडिटिंग एक तरह से वो एक सिंगल वर्टेक्स को ना पकड़ के वो एक ग्रुप ऑफ वर्टेसिस को पकड़ती है, ठीक है। अगर मैं अभी कोई एक वर्टेसिस को ऐसे मूव करूँगा यहाँ पे, तो ये सिर्फ सिंगल वर्टेक्स मूव हो रहा है, ओके। और यही चीज़ अगर मैं प्रोपोर्शन एडिटिंग इनेबल करके करूँगा तो आप देखिए अब ये एक ग्रुप और ऑफ वर्टिसेस पकड़ रही है, और जो इसका रेडियस है वो ये है सर्कल, जो मैं स्क्रॉल से ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको खींचता हूँ आगे को, उसके बाद अपना स्क्रॉल आगे पीछे करता हूँ, ये देखिए, तो हम इसका रेडियस जहाँ जहाँ जितना इसका रेडियस होगा उतना ये खींचेगा। तो मान लो मैंने कुछ ऐसे कुछ खींचा ये, ठीक है, और कुछ मैंने यहाँ से खींचा ये, ओके, कुछ ऐसे, ओके। और उसके बाद में इसके थोड़ा सा इधर से और क्लिक खींच देते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको क्या करूँगा, अगर अब मैं इसको रोटेट करूँगा, तो आप यहाँ से देखिए टॉप व्यू में, अगर मैंने इसको रोटेट किया तो ये क्या है, रोटेट तो हो रहा है पर ये इसके सेंटर से रोटेट नहीं हो रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा पार्ट ज़्यादा है, यहाँ पर हमारा कम है, तो इस हिसाब से इसका सेंटर यहाँ कहीं होना चाहिए, पर अभी ये इसके ओरिजिन के हिसाब से घूम रहा है, ओके। जब मैं इसको करूँगा ओरिजिन टू ज्योमेट्री, तो इसका सेंटर तब भी एग्जैक्टली वहाँ नहीं बैठेगा, उतना एग्जैक्टली नहीं बैठेगा जितना हमें चाहिए, ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। हम मतलब इसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं भी ओरिजिन टू मास सरफेस कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने ओरिजिन टू मास सरफेस किया, अब ऐसे मैं रोटेट करूँगा ना, ये एकदम सेंटर में, इन दोनों के सेंटर से ही रोटेट हो रहा है, ओके, ये आप देख सकते हैं। एंड जब हम थोड़ा बहुत एनिमेशन का पार्ट करेंगे तो आई थिंक तब आपको ज़्यादा बेटर ये क्लियर हो पाएगा। अभी के लिए मैं आपको एक बस बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप समझ रहे हो, ओके। तो अब मैंने प्रोपोर्शन एडिटिंग की बात करी दी है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ आपको, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोपोर्शन एडिटिंग एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्यूब लिया और उस पर टैब मोड में गया, उसके एडिट मोड में गया और उसको सब डिवाइड किया कम से कम 30 टाइम, तो हमारे पास एक अच्छा खासा मैश हो गया हमारे क्यूब में। और उसके बाद मैंने प्रोपोर्शन एडिटिंग ऑन कर ली, और इसकी शॉर्टकट की होती है ओ से ये ऑन होता है, ओ से ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। और मैंने कोई एक वर्टेक्स यहाँ से पकड़ा और उसको ऐसे
ऊपर को खींचा, तो जब मैं ऐसे खींचूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ना एक सर्कल भी आ रहा है इसके साथ साथ, और जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ देखिए जितना मैं इसको बढ़ा रहा हूँ उतना इसका फॉलो बढ़ रहा है, उतना ये शेप उसके साथ जा रही है, और जितना मैं इसे कम कर रहा हूँ उतना इसका फॉलो कम हो रहा है। यहाँ आप देखिए, देख रहे हैं ये। तो प्रोपोर्शन एडिटिंग बेसिकली मॉडलिंग में तो काफ़ी अच्छी ये यूज़ होती है। कहीं कहीं पे हमें अगर मॉडलिंग करनी है और उसमें हमें एक पर्टिकुलर सरफेस पे पूरे वर्टिसेस को ना इफेक्ट करके ओवरऑल सारे वर्टिसेस को हमें इफेक्ट करना हो, तो हम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मैं कुछ एनिमेशन में भी कुछ इस्तेमाल दिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये वॉक तो ऐसा कर रहा है। अब हमारे पास इसके कुछ प्रीसेट होते हैं, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये स्मूथ है, स्पेरिकल है, रूट है। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये होते हैं फॉलोअप। तो ये फॉलोअप कैसे होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक क्यूब बनाया, ठीक है, एक क्यूब बनाया, उसके बाद मैंने इस पर एक मॉडिफायर लगाया एरे, ओके, एंड उसमें थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस दिया कुछ ऐसे, और 10 टाइम मैंने ये बढ़ाया, देन उसको कॉपी किया एंड 1.2 मैंने ऐसे किया, या आगे, ठीक है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये कुछ बॉक्सेस हैं, पी किया और लूज पार्ट किया, हाँ अब ठीक है। तो अब क्या किया हमने, सबको सेलेक्ट किया और यस, अब ठीक है। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, फिर मैं फ्रंट व्यू पर गया, मैंने मूव टूल लिया और उनको क्लिक किया। तो अभी आप देख रहे हैं प्रोपोर्शन एडिटिंग इनेबल नहीं है, तो सिर्फ एक सिंगल बॉक्स आ रहा है। जैसे मैं प्रोपोर्शन एडिटिंग इनेबल करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं तो कुछ बंच ऑफ बॉक्सेस आ रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि अभी हमारा कुछ शेप ऐसे थी, ऐसे हुआ। अगर मैं इसकी शेप चेंज करूँगा स्पेरिकल, तो आप देखिए अब ये स्पेरिकल बनेगा कुछ ऐसे। यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ स्पेरिकल सा बना है, ठीक है। वैसे ही मैं अगर इसको रूट करूँगा तो ये कुछ ऐसा देखिए रूट सा बन गया। ओके, तो ये बेसिकली फॉलो होते हैं, कुछ स्पेसिफाई जगहों पे यूज़ का होते हैं ये, ठीक है। तो आप इसे रैंडम भी रख सकते हैं। अगर मैं इसे रैंडम करूँगा तो देखिए कुछ ये रैंडम हो गए। ओके, एंड अगर मैं कंस्ट्रेन करूँगा तो ये देखिए एकदम कंस्ट्रेन रहेंगे सारे, एंड शार्प किया तो ये शार्प हो जाएंगे। एंड अगर मैं इसमें एक और दिखाऊं, जैसे ये इन्वर्स स्क्वायर है ये, तो ये काफ़ी मतलब कूल है यूज़ करने में। आप देख सकते हैं ये कितना सही इफेक्ट ये क्रिएट करता है। ओके, अब ये देखिए कितना कूल लग रहा है ये। तो आई थिंक आप प्रोपोर्शन एडिटिंग समझ गए हैं कि ये कैसे यूज़ होती है, क्या इसका बेसिकली यूज़ है। अगर इसका फॉलोअप कम ज़्यादा करना हो तो हम इसको स्क्रॉल माउस से कम और ज़्यादा करेंगे तो हिसाब से ये यूज़ हो सकता है। ओके गाइस, सो आज के चैप्टर के लिए इतना ही, और अगले चैप्टर में हम कुछ और टूल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, एंड आई होप कि मैं आपको अगले चैप्टर में ये सब क्लियर करवा दूँ। एंड लेट्स सी, मैं थोड़ा एनालाइज करूँगा कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा जल्दी बतानी चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे फीचर्स देखेंगे, कुछ अच्छे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। एंड आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपना ओपिनियन दें, मुझे थोड़ा सा बताएं कैसा आपको वीडियो लगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। एंड एक चीज़ और है कि लोग मुझे मैसेज करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, ओके, जो कि मैंने दिया नहीं हुआ था, आई डोंट नो, पता नहीं वो कहाँ से उन्होंने ढूंढ लिया। तो उन्होंने कुछ बोला कि हमें एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे कुछ वीडियो बनानी है, फिर हमको कुछ कंफ्यूजन है, तो उस पे हमें अगर वीडियो बना, हमको कुछ मतलब पूछना हो तो हम कैसे पूछ सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, अगर आपको वो पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं ड्यूरिंग दी वीडियो, मतलब वीडियो के बीच बीच में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। मतलब जैसे हमारा वीडियो हो गया, जो हमारा नॉर्मल वीडियो चल रहा है वो चलते रहेगा, उसमें मैं 1 मिनट के अंदर में अगर वो डाउट पूरा होने वाला होगा, मैं उसको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ नई भी चीज़ मिल रही है कोर्स के थ्रू आउट, और
जिसका वो डाउट है वो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो लिखें अपना डाउट, तो मैं उसे पक्का उसे क्लियर करूँगा। ओके, एंड आई होप कि आप लोग बेसिक ही डाउट पूछोगे फ़िलहाल अभी, एंड अगर थोड़ा बहुत एडवांस भी पूछोगे तो मैं बताऊँगा। ओके, तो अगर आपको उसे देखना है, उसे यूज़ करना, आप यूज़ करिएगा, नहीं तो हम थ्रू आउट कोर्स वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम उससे भी क्लियर कर लेंगे। ओके, सो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।